हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर क्लास, योर फेवरेट 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर आज हम लेक्चर नंबर 20 इसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स को एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है राइट, कि उनके ऊपर वैसे स्टैटिक पोर्शन का बड़ा बर्डन रहता है और उसके ऊपर फिर करंट अफेयर्स और राइट। तो करंट अफेयर्स तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा दे रहे हैं, इसका बर्डन आपको नहीं लेना है। बड़े मजे से हम इसके अंदर अंडरस्टैंड करवाएंगे आपको करंट अफेयर्स, जिससे कि आप खेलते हंसते खेलते करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे राइट। तो एक पोर्शन जो है हमारा यूपीएससी सीएससी का करंट अफेयर्स को आप छोड़ सकते हैं पूरा हमारे भरोसे राइट। और यहाँ पर भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है इसको, हमारे भरोसे छोड़िए, जिससे कि हम इसको अंडरस्टैंड करवाएंगे आपको अच्छी तरह राइट। स्टैटिक के लिए पेड कोर्सेज है बच्चों राइट, और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ डाउट है, कि आपको ये डाउट है कि भाई कौन सा ऑप्शन ले कैसा ले, या फिर आपने जो ऑप्शन ले लिया है उसमें आपको डाउट आने लग गया कि यार यहाँ पर तो सही से पढ़ाया नहीं जा रहा है, या फिर हमारा आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ डाउट हो गया, तो आप एक बार फिलोसफी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई सर ट्राई कर लेंगे तो फिर हमको लेना पड़ जाएगा, नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर आपको आराम से मौका मिलेगा पूरा देखने के लिए कि आपको ये फिलोसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर फिलोसफी ऑप्शनल तो नाम से ही हमको डर लगता है, इसीलिए तो हम आपको एक मौका दे रहे हैं। ठीक है, एक मौका दे रहे हैं। मेरे को भी देखो यूपीएससी से पहले फिलोसफी ऑप्शनल का कुछ नहीं पता था राइट। जब मैंने फिलोसफी ऑप्शनल ऑप्ट करा तो मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि ये बहुत अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और वन ऑफ द लूप होल है यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर आप जीएस का भी बहुत सारा कवर कर सकते हैं और नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। अब देखो हमारा प्रोग्राम क्या है, सिंपल सा हमारा ये तरीका है। भाई आओ तुम आराम से लेक्चर अटेंड करो। ठीक है, आपको 3-4 हम डेमो वीडियोस दे देंगे। ठीक है, आराम से उनको देखो, समझो सब्जेक्ट को। उस लेक्चर के बाद, क्योंकि हम डे 1 से ही आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग करिए। बुकलेट प्रोग्राम है एक हमारा, तो बुकलेट प्रोग्राम आराम से सॉल्व करिए। आराम से बैठिए, आराम से देखिए बुकलेट प्रोग्राम में किस तरह का होता है राइट। फिर आप वीकली टेस्ट दीजिए, है ना। हर वीक हमारा टेस्ट रहता है, तो वीकली टेस्ट आप देंगे, और वीकली टेस्ट के बाद हम आपकी कॉपी चेक करके आपको देंगे, और फिर आप समझना कि हाँ ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है कि नहीं है राइट। इसमें आपको कुछ जा नहीं रहा, दिस इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये सारा का सारा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है राइट। इसमें आपको कुछ भी हम नहीं ले रहे हैं आपसे, आपको कंप्लीट गाइडेंस हम यहाँ पर आपको देंगे। एक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो एक बार अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ये भी लेकर देखो, फिलोसफी ऑप्शनल, कहीं हो सकता है कि यही आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा टीचर भी मिल जाएगा जो आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है, आपकी आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी समझेंगे। आपकी आंसर राइटिंग जो हम टेक्निक्स बताएंगे, आंसर राइटिंग स्टार्ट करवा देंगे आपकी पूरी राइट, और आंसर राइटिंग आपकी जीएस पेपर में भी काम आएगी। तो एक तरह से आप एक बार सब्जेक्ट को लेकर तो देखो, एक बार ट्राई तो करके देखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू कॉल मी ऑन दिस नंबर 8788248734। इस नंबर पे कॉल करिए, और आई विल लेट यू नो कि किस तरह से ये फ्री डेमो वीडियोस आपको यहाँ पर लग रहे हैं राइट। तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा है सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक डिस्प्यूट क्यों न्यूज में है भाई? क्योंकि पाकिस्तान को वापस से खुजली हुई है। सर क्या खुजली हुई है? इस बार वेस्टर्न बॉर्डर पे हुई है। वेस्टर्न बॉर्डर पे वो बहुत सारा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, और वेस्टर्न बॉर्डर पे एक डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा पाकिस्तान के साथ, दैट इज नोन एज सर क्रीक। ठीक है, क्रीक क्रीक सर क्रीक जो है वो एरिया जो है वो क्या है, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्या डिस्प्यूट है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले भैया ये सुन लो, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भैया ये जो मिलिट्री बिल्डअप और ये सब चीजें कर रहे हो ना, कुछ कुछ गलत मत कर देना यहाँ पे, कि कहीं तुम सर क्रीक को लेने की सोच रहे हो राइट। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे कराची की तरफ जाएंगे। फिर नहीं पूछेंगे तुमसे कि भैया क्या, तो कराची का रास्ता सर क्रीक की तरफ से होता हुआ जा रहा है, इसलिए इस तरह से ये बोल रहे हैं राइट। ये कह रहे हैं, पहले वार्न कर रहे हैं। देखो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरी बदल कर रख देंगे अगर आपने क्या करा, इस तरह की कोई चीज करी तो राइट। तो यहाँ पर देखो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह on Thursday warned Pakistan against any aggression towards Sir Creek region and said that any such move would be met with a resounding response that could change history and geography। इस तरह से इसके अंदर बताया गया राइट। तो सर क्रीक एरिया क्या है? देखो भाई, वेस्टर्न बॉर्डर में देखेंगे तो आपको एक एरिया दिखेगा, सिंध एरिया, पाकिस्तान का प्रोविंस है सिंध प्रोविंस। ठीक है, और एक हमारा गुजरात। तो सिंध और गुजरात के बीच में एक एरिया है, दैट इज नोन एज क्रीक, सर क्रीक। और ये एक तरह से डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये डिस्प्यूट जो है, देखो हमारी जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है ना बच्चों, बॉर्डर डिस्प्यूट, ये सब देन है किसकी? ब्रिटिशर्स की। तो हर जगह देखोगे तो ये सब ब्रिटिशर्स की देन है। ब्रिटिशर्स, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था भाई, है ना। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब बॉर्डर डिमार्केशन करा, तो बॉर्डर डिमार्केशन में ऐसी ऐसी कुछ चीजें छोड़ दी ब्रिटिशर्स ने। बहुत बड़ी चाल थी इनकी, छोड़ के तो जाते थे पर लड़ा कर जाते थे राइट। इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में कुछ ऐसी ऐसी चीजें छोड़ दी, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण अब देखो हर लाइन, डिस्प्यूटेड लाइन जो होती है वो ब्रिटिशर्स के नाम पे होती है, जैसे जॉनसन लाइन, मैकडोनाल्ड लाइन। ठीक है, ये जो है, ये सारी की सारी लाइंस जो है राइट, वो क्या है, वो एक तरह से डिस्प्यूटेड लाइंस है, और इनका ब्रिटिशर्स का ही नाम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी सोच है भाई। ब्रिटिशर्स जैसे सोचते थे ना, वो 200 साल आगे की सोच रहे हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि भैया हम इनको छोड़कर तो जा रहे हैं,
बट ये एशियन ट्राइब जो है, ये जो चाइनीज ट्राइब है, रेड रेस, ये बड़ी ही मेहनती ट्राइब है, ये हमको कभी भी पिछाड़ देगी, तो इनको कभी भी एक होकर नहीं रखना है। ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट छोड़कर चल जाओ, इसलिए हर डिस्प्यूट आप देखेंगे कहीं ना कहीं ब्रिटिश ओरिजिन है, राइट। और हमारे देश के अंदर ही नहीं करा इन्होंने ऐसा, हमारे एरिया में नहीं करा, हर जगह करा है जहां पर इनकी कॉलोनी थी। ये छोड़कर तो गए, पर कुछ ना कुछ इन्होंने एक तरह से बोन ऑफ कंटेंशन वाले पॉइंट छोड़ दिए, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो अब सर क्रीक का क्या एरिया है, सर क्रीक का क्या डिस्प्यूट है, ये हम समझेंगे, और ब्रिटिशर्स इसके पीछे, ब्रिटिशर्स का कैसे हाथ है, राइट, ये हम इसके अंदर समझेंगे। तो देखो 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर डिस्प्यूटेड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड। ये एक दलदल एरिया है, और कितना 96 किलोमीटर की स्ट्रिप ऑफ वाटर है, राइट। तो अगर हम देखें तो कच्छ रीजन जो है एक तरह से सिंध प्रोविंस और गुजरात के बीच के अंदर ये एरिया है, कुछ इस तरह से। ये देखो भाई, ये पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, ये हमारा एक तरह से आप देखेंगे गुजरात है, और यहाँ पर जो है ना इस एरिया के अंदर दिस इज सर क्रीक, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दलदल एरिया है, मार्शी लैंड, ये इस तरह से है। ब्रिटिशर्स साफ साफ बोल सकते थे भैया देखो ये लाइन है तुम्हारी, दैट्स ऑल, पर इन्होंने दो लाइनें दे दी, एक तो रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन, और इसके कारण ही ये डिस्प्यूट हुआ है, और इसके कारण पाकिस्तान कहता है कि ये एरिया हमारा है, हिंदुस्तान कहता है नहीं नहीं हमारा है, राइट। तो हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज है, क्या वो इस तरह का करके झोल क्या करके गए, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो भाई यहाँ पर एक एरिया है, अंडरस्टैंड करो, ये एक एरिया है, ये ग्रीन लाइन है, राइट, और एक रेड लाइन है। ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन ब्रिटिशर्स के कारण बनाई गई, एक ही लाइन बना देते, नहीं दो लाइन बना करके। अब अगर ये ग्रीन लाइन, पाकिस्तान कहता है कि ग्रीन लाइन को मान रहा है पाकिस्तान, तो ये वाला एरिया जो होगा वो पाकिस्तान के अंदर चल जाएगा, कि भाई ग्रीन लाइन का इधर का एरिया तुम्हारा और इधर का हमारा, तो सर क्रीक जो होगा वो पाकिस्तान के पास चल जाएगा। हम कहते हैं नहीं नहीं भैया रेड लाइन है, डिमार्केशन पॉइंट जो है वो रेड लाइन है, रेड लाइन में ये सर क्रीक वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा, इधर का एरिया तुम्हारा, इधर का हमारा, तो सर क्रीक हमारे पास आ जाएगा। तो ये दो लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, और ये हमको एक तरह से सर क्रीक डिस्प्यूट इसलिए हो रखा है क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी पैराग्राफ है, राइट, जिसके अंदर ये डिफाइन कर रखा है। तो देखो एक पैराग्राफ जो है यहाँ पर देखो टू कॉन्ट्राडिक्टरी पैराग्राफ, पैराग्राफ 9 के अंदर ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर जब एक पैराग्राफ, ये जब डिमार्केशन करा गया था तो दो पैराग्राफ इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी दे दी। 9 के अंदर तो ऐसा कह रखा है कि ग्रीन लाइन हम खींच रहे हैं, और ग्रीन लाइन का इधर का एरिया जो होगा वो पाकिस्तान का होगा, ठीक है, तो इसका मतलब सर क्रीक पाकिस्तान के अंदर हो गया, ठीक है, सिंपल। पैराग्राफ 9 स्टेट्स दैट द बाउंड्री बिटवीन द कच्छ एंड द सिंध लाइज टू द ईस्ट ऑफ द क्रीक, ठीक है, विच इफेक्टिवली इंप्लाइड दैट द क्रीक बिलोंग टू द सिंध एंड देयरफॉर टू द पाकिस्तान। तो पैराग्राफ 9 को अगर आप पढ़ो तो पैराग्राफ 9 तो ये बोलता है कि सर क्रीक जो होता है वो किसके पास होना चाहिए, पाकिस्तान के पास होना चाहिए। पर पैराग्राफ 10 को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि सर क्रीक हमारा है, और हम पैराग्राफ 10 को मानते हैं और ये पैराग्राफ 9 को मानते हैं। सर पैराग्राफ 10 में क्या लिखा हुआ है, पैराग्राफ 10 में इस तरह से लिखा हुआ है कि क्योंकि सर क्रीक नेविगेबल होता है मोस्ट ऑफ द ईयर, तो थालवेग प्रिंसिपल उस पर लगा सकते हैं। अब थालवेग प्रिंसिपल क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए कंट्री है और मान लीजिए यहाँ पर बी कंट्री, ये एरिया इन दोनों के बीच का है, और ये एरिया मान लो नेविगेबल है, मतलब यहाँ से जहाज निकलते हैं, यहाँ से मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको डिमार्केट करने के लिए थालवेग प्रिंसिपल होता है। थालवेग प्रिंसिपल क्या बोलता है, थालवेग डॉक्ट्रिन ऐसे बोलती है भैया इधर से बिल्कुल बीच में से लाइन खींचो, खींच ली, इधर का एरिया तेरा, इधर का एरिया तेरा। हमने कहा हम तो ये वाली मानेंगे, इसके अंदर जो लाइन खींचेगी ना दैट विल बी रेड लाइन, रेड लाइन, ये रेड लाइन खींचेगी, और फिर यहां पर सर क्रीक है तो क्रीक हमारा एरिया हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ रहा है। तो पैराग्राफ को 10 को देखें, देखो पाकिस्तान ऐसे बोलता है कि हम तो ग्रीन लाइन को मानेंगे, ग्रीन लाइन कौन सी, ये वाली है, क्योंकि पैराग्राफ 9 में लिख रखा है कि ग्रीन लाइन जो होता है दैट इज द डिमार्केशन पॉइंट बिटवीन द व्हाट, बिटवीन द पाकिस्तान, बिटवीन सिंध प्रोविंस एंड द गुजरात, राइट। हम कह रहे हैं कि भैया नहीं हम तो पैराग्राफ 10 को मानेंगे। पैराग्राफ 10 में क्या है, पैराग्राफ 10 में थालवेग प्रिंसिपल दे रखा है, और थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से ये रेड लाइन आई। तो भारत रेड लाइन को मानता है, पाकिस्तान ग्रीन लाइन को मानता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और इसलिए भारत कहता है कि ये वाला एरिया हमारे पास है, हमारा है, और जबकि पाकिस्तान बोलता है कि ये वाला एरिया, क्योंकि हम ग्रीन लाइन को मान रहे हैं तो ये वाला एरिया हमारे पास है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो थालवेग प्रिंसिपल, बाउंड्री कैन ओनली बी फिक्स इन द मिडिल ऑफ द नेविगेबल चैनल। भारत कहता है कि भाई ये नेविगेबल है बहुत टाइम से, ठीक है। तो ये देखो ये रेड लाइन, देखो आप देखोगे तो दोनों बीच में से बिल्कुल रेड लाइन आ रही, राइट। तो ये रेड लाइन जो है वो भारत अपनी मानता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द डिस्प्यूट। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर भारत की बात सही है, इंडिया की बात सही है, कि पाकिस्तान की बात सही है। सर दोनों की ही बात सही लग रही है हमें, किसकी बात गलत है? सर एक ही चीज लिख देते, एक ही पैराग्राफ दे देते कि भैया ग्रीन लाइन।
जो है वो पाकिस्तान की है, दैट्स ऑल। वो देंगे नहीं, क्योंकि उनको लड़ाना है भाई, उनको राज करना है, आगे छोड़कर चले गए फिर भी राज कर रहे हैं अभी तक, देख लो। और हमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है ये लोग, पर हमको इसी तरह से लड़ा कर चले गए, ठीक है। चलो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट के बारे में समझते हैं, जो कि हिस्ट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज सारनाथ साइट। अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है बिकॉज यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नॉमिनेशन के लिए भारत ने इसको भेजा है कि ये वाली साइट हमारा नॉमिनेशन करना, हमको नॉमिनेशन करना है। फिर यूनेस्को जो होगा वो देखेगा कि ये साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज क्या है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट हम सारनाथ के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स है, ठीक है। बुद्धिस्ट साइट्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये साइट है, दैट इज नोन एज सारनाथ। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम इसके अंदर समझेंगे, पर पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं अपन। देखो बुद्धिस्ट लोगों के लिए लुम्बिनी, कुशीनारा, ठीक है, बोध गया और सारनाथ, ये 4 साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम इस साइट के बारे में पढ़ रहे हैं, सारनाथ के, राइट। और सारनाथ जो है वो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। तो सारनाथ बुद्धिस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो जब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, एनलाइटनमेंट, जब बुद्धा बुद्ध हो गए थे, राइट, है ना, सिद्धार्थ से लॉर्ड बुद्धा बन गए, राइट। जब उन्होंने पहला अपना भाषण जो दिया था ना, इन 5 जनों को दिया था। ये 5 जनों का नाम यहाँ पर देख लिए, कौंदिनिया, ठीक है, बधिया, वापा, महानामा एंड असाजी। इन 5 जनों को यहाँ पर इन्होंने पहला सम्मान दिया था। दैट्स वाई सारनाथ साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 5 पता है कौन थे? ये 5 जो भिक्षु थे, ये इनके एक तरह से दोस्त ही थे। पर अब ये दोनों, ये सब क्या कर रहे हैं? दे आर सर्चिंग ट्रुथ, और बुद्ध को ट्रुथ मिल गया, तो फिर ये बुद्ध जो है सारनाथ में बैठकर ज्ञान देने लगे। तो ये 5 जने बैठकर इनका ज्ञान देते, पहले इनके दोस्त ही थे, ये फॉर्मर कंपेनियन। आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट सरमन है आफ्टर एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट के बाद पहला सरमन, जिसके अंदर उन्होंने एक तरह से 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया था। 4 नोबल ट्रुथ क्या होता है अभी ये जानना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ के बारे, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 4 नोबल ट्रुथ अगर आप देखें तो पहला नोबल ट्रुथ है देयर इज सफरिंग, ठीक है। फिर सेकंड है सफरिंग एज ए कॉज, ठीक है। थर्ड है कि सफरिंग, देयर इज ए सीजेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग को हटा सकते हैं। और चौथा जो है दैट इज अष्टांगिक मार्ग, है ना, वे जो है अष्टांगिक मार्ग है, पर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये समझिए, है ना, हिस्ट्री बच्चों, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब रिलीजन में पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम सारनाथ साइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको, है ना, धम्म चक्का डे, जब चक्र डे जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है किसके अंदर? बुद्ध धर्म के अंदर। और उस दिन के अंदर ही उन्होंने ये सारनाथ के अंदर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरह से भाषण दिया था। और सारनाथ के अंदर, सारनाथ को उस टाइम पे ऋषिपट्टना बोलते थे, ऋषिपट्टना, और प्रेजेंट डे सारनाथ इन द उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर डियर पार्क के अंदर यहाँ पर इन्होंने अपना भाषण दिया था। इट इज सेकंड मोस्ट सीक्रेट डे फॉर द बुद्धिस्ट आफ्टर द बुद्धा पूर्णिमा और वैसाख। वैसाख और बुद्धा पूर्णिमा के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है इसका, बुद्धिस्ट का। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये देखो, जो सारनाथ एरिया है ना, सारनाथ, सारनाथ, ये जो एरिया है इसके अंदर, दिस इज नोन एज लैंड ऑफ स्तूपास। बहुत सारे स्तूपास आपको मिलेंगे। तो मैं अभी सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ कौन कौन से स्तूपास यहाँ पर मिलते हैं, राइट। और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है। इन सब स्तूपा की बहुत सारा कुछ इसके अंदर बता सकते हैं आपको। जैसे चौखांडी स्तूपा जो है, दैट इज बिल्ट अराउंड द 5th सेंचुरी टू ऑनर द लॉर्ड बुद्धा। इट इज टॉल ब्रिक स्ट्रक्चर विद ऑक्टागोनल टावर ऑन द टॉप, ठीक है। दिस tower was added later in 1588 by the Govardhan, the son of the Raja Todarmal, to remember Humayun's visit to the Sarnath, right। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है चौखंडी स्तूपा के ऊपर, राइट। इसी तरह से धार्मिक स्तूपा है, इसी तरह से धर्मा राज्य का स्तूपा है। अशोकन पिलर इज ऑल्सो देयर इन द सारनाथ, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्तूपास और अशोकन पिलर इज देयर, ठीक है। तो इसलिए ये साइट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जो सारनाथ की साइट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। ये सारे स्तूपा और अशोकन पिलर और ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे आगे चलकर, बट अभी हम इस टॉपिक के अंदर इतना ही पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर, सारनाथ के अंदर कौन कौन से स्तूपास मिलते हैं, राइट। अब यूनेस्को की बात आ रही है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में हम समझ लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज होता क्या है। देखो, कुछ कुछ साइट ऐसी होती हैं, है ना, हर देश के अंदर कुछ कुछ साइट ऐसी होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमैनिटी। दैट साइट इज डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कंट्री। उस पर्टिकुलर कंट्री की साइट होती है, पूरे वर्ल्ड के लोगों का इसके ऊपर अधिकार होना चाहिए, राइट। लोग आए आराम से यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर देखें। अब देखो सारनाथ कितना इंपॉर्टेंट है रिलीजियस डायमेंशन में। सारनाथ जो एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा, राइट। तो लोग बाग उसके बारे में जानेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे और समझेंगे बुद्धिस्ट वैल्यू को, तो इससे ह्यूमैनिटी को डेवलपमेंट होगा।
तो कुछ साइट ऐसी होती है वर्ल्ड के अंदर दैट इज वेरी कल्चरल साइट, वेरी ट्रेडिशनल साइट, तो वो साइट किसी नेशन की ना होकर पूरे वर्ल्ड की होनी चाहिए। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर अगर उस साइट का नाम आ जाता है तो उसका मतलब दैट साइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, यूनेस्को seeks to encourage identification, protection, preservation of cultural and the natural heritage around the world, considered to be outstanding value to the humanity, जो ह्यूमनिटी के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग वैल्यू रखते हैं, उन सारे प्लेसेस को ये क्या करना चाहिए चाहता है, एक तरह से प्रमोट करना चाहता है। दिस इज एम्बॉडीड इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, अडॉप्टेड इन यूनेस्को बाय यूनेस्को इन 1972। अब ये समझिए कितने इंपॉर्टेंट साइट है सारनाथ साइट। अगर ये मान लो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाए तो दैट इज अ लॉस ऑफ ह्यूमनिटी ना। तो इस साइट के बारे में लोग जाने, इस साइट के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के बारे में लोग क्या करें, पूरा वर्ल्ड जो है वो इसके अंदर इफर्ट्स करे। इसके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाई जाती है, ऐसी हेरिटेज साइट्स को, राइट। क्योंकि यूनेस्को ऐसे मानता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बिलोंग टू ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द टेरिटरी ऑन विच दे आर लोकेटेड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस कन्वेंशन में क्या होता है, कन्वेंशन में ये होता है कि हर स्टेट से बोलते हैं कि भाई तुम अपने घर में से है ना ऐसी साइट दो, हर नेशन से ऐसे बोलते हैं कि अपने घर में से ऐसी साइट दो जो कि क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिटी के लिए। तो हम उसको पूरे वर्ल्ड को कहेंगे कि चलो भाई सब मिलकर इसको प्रिजर्व करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर देखते हैं द कन्वेंशन सेट आउट द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट ऑफ स्टेट पार्ट। जैसे ही वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी तो स्टेट को कहेंगे कि भाई तुमको ये एफर्ट करना चाहिए और उसके अंदर स्टेट की मदद करेंगे। By signing the convention, each country pledges to conserve not only the world heritage sites situated on its territory but also to protect its national heritage। जो भी यूनेस्को की कन्वेंशन जो है उन्होंने साइन कर रखी है वर्ल्ड हेरिटेज पे, उस वो कहते हैं कि भाई हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने देश के अंदर जो भी नेचुरल साइट्स होंगी, ठीक है, जो भी हेरिटेज साइट्स होंगी, सॉरी, उन सबको प्रोटेक्ट करेंगे और जो बाहर के देशों के अंदर है उनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। The state parties are encouraged to integrate protection of cultural and the natural heritage into the regional प्लानिंग प्रोग्राम, सेटअप द स्टाफ एंड द सर्विसेज एट देयर साइट्स। ठीक है, इस तरह से उस साइट की के लिए स्टेट जो होती है वो क्या करती है, वो ये सब काम करती है ना। अगर कन्वेंशन का वो पार्ट होती है, अगर मान लो अब सारनाथ जैसे है, तो सारनाथ अगर मान लो हो जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है, तो यूनेस्को उसके अंदर हेल्प करेगी कि इस साइट की प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन हो किसी तरह से, राइट। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का मिशन देखो, एनकरेज कंट्री टू साइन द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशंस, एनकरेज स्टेट पार्टी टू नॉमिनेट साइट्स, फिर उसके मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, राइट। इस तरह से आप ये सारे पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हेरिटेज साइट्स का कंजर्वेशन के लिए ये प्लान करते हैं, इनका ये मिशन है, ये सब चीजें इसके अंदर करी जाती है, राइट। कन्वेंशन एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड हेरिटेज फंड इज टू बी यूज्ड एंड मैनेज। यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज फंड होता है जो कि कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के काम आता है ना, हेरिटेज साइट्स के, तो उसको कैसे मैनेज करना है, एंड व्हाट कंडीशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस में बी प्रोवाइडेड, इस तरह से बोला जाता है। क्या सर भारत के अंदर कुछ साइट्स हैं ऐसी? यस, बिल्कुल है। आप यहां पर देखते हैं, दिस आर द साइट्स, ठीक है, ये सारी साइट्स जो है भारत के अंदर है, जो कि क्या है, जो कि कल्चरल साइट्स है। तो 35 साइट्स आर देयर, अगर ये हो जाएगी अभी तो 36 साइट्स हो जाएंगी, राइट। सारनाथ भी इसके अंदर आ जाएगा तो 36 साइट्स हो जाएंगे, और इसके अलावा 7 नेचुरल साइट्स इज ऑल्सो देयर, ये भी हैं जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर है, और एक मिक्स्ड नेचुरल एज वेल एज आप देख सकते हैं कल्चरल के अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क इज देयर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, अभी भी आपके पास चांस है प्रीलिम्स को एक हेड ऑन करने का, प्रीलिम्स को एक टफ फाइट देने का, कि भैया इस बार तो हम तेरे को हरा ही देंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई इस प्रोग्राम से हमें फाइनेंशियली फायदा हो, हमें तो होगा फाइनेंशियली, पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा बच्चों। ये ऐसे प्रोग्राम है जिनको आपको करना ही चाहिए, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे, ऐसे प्रोग्राम है। इसके अंदर हम प्रीलिम्स का पूरा आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। एक ऐसा प्रोग्राम हम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों। हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं ये प्रोग्राम चले और बहुत अच्छे से चले, जिससे कि आप सभी का प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन हो। अगर अभी भी आप नहीं जीतेंगे, है ना, प्रीलिम्स के अंदर अगर आपका इस बार भी सिलेक्शन हुआ तो आप 1.5 साल पीछे चले गए बच्चों, 1.5 साल पीछे चले गए 1.5 ईयर करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते, राइट। आई होप दिस इसके 1.5 ईयर पीछे चले गए कि अगर प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्यों अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं? एक बार ट्राई करिए। अच्छा, इसमें भी आप आकर बैठिए, आराम से देखिए डेमो क्लासेस आराम से, राइट। आपको ये पता चलेगा हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा 4-5 दिन में, गारंटेड आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई, ये बैच अगर हमने पूरा कर लिया तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, इसके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाकर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, राइट।
कॉन्सेप्ट पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू का बैच है, नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे पहले, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उन कॉन्सेप्ट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप घर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करो उसके अंदर। डेली 50 एमसीक्यूज लाइव एमसीक्यूज क्लासेस हैं, ठीक है, 50 एमसीक्यूज आपको घर पे दिए जाएंगे। सी सेट का आपको स्पेशल क्लासेस दिया जाएगा। सी सेट में अभी बहुत बच्चे अटक रहे हैं, तो सी सेट को हम बहुत साइंटिफिक मैनर के अंदर आपको पढ़ाएंगे। स्पेशल टेस्ट सीरीज फॉर द सी सेट विल बी प्रोवाइडेड टू, टिप्स एंड ट्रिक्स से मेमोराइज कराएंगे फैक्ट को, एक बहुत रिगरस आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 8000 प्लस एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराएंगे। पर अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट ओनली द एमसीक्यू बैच, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जा रहा है आपको, और कॉन्सेप्ट के बाद फिर आपको एमसीक्यूज कराया जा रहा है। तो मैं तो कहता हूं बच्चों, आप लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए। इसमें भी आइए, बैठिए, आराम से देखिए, पसंद आता है तो करिए, नहीं तो मत करिए। कोई जरूरी थोड़ा है कोई आपसे पैसा लेकर कोई भाग नहीं रहा है, ठीक है। आराम से बैठिए, सोचिए, समझिए कि क्या चीज आपके लिए अच्छी, क्या बुरी है, राइट। तो यहाँ पर ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन एंड अगेन आपसे कह रहा हूँ, ये भगवान आपको एक चांस दे रहा है, ठीक है, इस प्रीलिम्स के चक्रव्यूह से बाहर आने। अगर इस बार भी प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ऑप्शन सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है, मेंस का प्रिपरेशन हो रहा है, बस प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो डोंट, मतलब डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार आपको मेरे पे भरोसा है ना, तो आप जरूर ज्वाइन करके इसको देखिए। कैसे इसमें सिलेक्शन मत लेना आप इसके अंदर, ठीक है, पर 4-5 दिन बैठकर देखो तो सही, कुछ नया प्रोग्राम हो सकता है ये चेंज कर दे आपकी लाइफ। चलिए तो नेक्स्ट अपन को पढ़ना है जो दैट इज नोन एज घिरमिटिया कम्युनिटी। घिरमिटिया कम्युनिटी क्या है ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो भाई, अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है त्रिनिदाद एंड टोबागो, ये एक कंट्री है, राइट, यहाँ पर गए थे और यहाँ पे घिरमिटिया कम्युनिटीज के बारे में इन्होंने बताया था कि हम घिरमिटिया कम्युनिटी के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उनका डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं ये अपन इसके अंदर, इस कंट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आगे चलकर हम इस कंट्री के बारे में पूरा लोकेशन कहाँ है इसका, ये सब चीजें पढ़ेंगे। अभी अपन घिरमिटिया कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। घिरमिटिया वर्ड जो है, घिरमिटिया, ठीक है, इसका, इस वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है गिरमिट, गिरमिट से वर्ड आया है। गिरमिट का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अब देखो इसका बैकग्राउंड अपन समझते हैं। देखो पहले क्या था, स्लेवरी सिस्टम वाज देयर इन द वर्ल्ड, स्लेवरी सिस्टम था। और स्लेवरी सिस्टम में तो स्लेव्स हुआ करते थे बहुत, है ना, एक मास्टर हुआ करता था, एक स्लेव हुआ करता था, और स्लेव को चाबुक मार मार के काम कराते थे। इनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन होता था, अच्छा खासा एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो लेबर की कोई कमी नहीं थी, स्लेव से आराम से काम कराओ, दिन भर मार पीट के काम कराओ, कुछ भी कराओ, ठीक है। स्लेव को आप एक तरह से एनिमल की तरह ट्रीट कर सकते थे पहले। अब क्या हुआ, जैसे मॉडर्न आइडियाज प्रोपोगेट होते हैं तो ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया। ब्रिटिशर्स ने कहा स्लेव सिस्टम इज नॉट गुड, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी कुछ नहीं है उसके अंदर। तो मॉडर्न वैल्यू सिस्टम जब आई तो ब्रिटिशर्स ने एक स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट बनाया, और उसके अंदर बोला गया 1833 के अंदर, और बोला गया कि स्लेवरी को हम जड़ से हटा देंगे। अब जैसे ही स्लेवरी एक्ट आया तो अब स्लेव्स खत्म हुए, राइट, और अब लेबर की कमी पड़ेगी। होगा यार, कर तो लिया अब, और कैपिटलिज्म सिस्टम चल रहा है उस वक्त ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, और कॉलोनीज से लेबर की अगर कमी पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसको, राइट। तो ये क्या करेंगे, ये एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे, ये एक एग्रीमेंट करेंगे लोगों से, राइट, कि लेबर डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये अपने जो कॉलोनी में जो भी लोग थे उन सबसे कहेंगे कि आओ भाई हमारे साथ एक एग्रीमेंट करो। और एग्रीमेंट करो किसके लिए, 5 से 10 साल के लिए, कि आप हमारे लिए काम करेंगे, ब्रिटिश के लिए काम करेंगे एज ए लेबर, और हम जहां पर भी आपको भेजें आपको जाना होगा। तो क्योंकि यूपी बिहार के अंदर उस वक्त भी बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे थे, उनको लगा कि यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो लेबर की तरह हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। और फिर उनको बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के अंदर ये भेज देंगे ब्रिटेन वाले, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप देखो जैसे स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट आएगा तो स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट के बाद बहुत सारी लेबर की कमी हो जाएगी, सीवियर शॉर्टेज ऑफ लेबर विल बी देयर। तो शुगर केन की इंडस्ट्री में, रबर के अंदर, टी के अंदर, राइट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्रिटिशर्स एक तरह से एक सिस्टम लेकर आएंगे, राइट, और उस सिस्टम के अंदर जो कम्युनिटीज बनेगी, उस सिस्टम के अंदर जो लेबर की कम्युनिटी बनेगी उनको घिरमितिया बोलेंगे। अब ऐसा ये सिस्टम बड़ा ही, ऐसा नहीं था कि लेबर को बहुत मजा आ रहा है इसके अंदर, नहीं, लेबर का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, है ना। ऐसी घिरमितिया कम्युनिटी आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। आपको अगर आप देखेंगे तमिलनाडु के अंदर, सॉरी, ये जो श्रीलंका के अंदर जो तमिलियंस है उनको भी घिरमितिया कम्युनिटी आप बोल सकते हो, उनको भी ऐसे ही ले गए थे एज ए लेबर टी प्लांटेशन के लिए, है ना। मॉरिशियस के अंदर, फिजी के अंदर, वेस्ट इंडीज के अंदर भारत की बहुत सारी कम्युनिटी है ना। ये त्रिनिदाद एंड टोबागो के अंदर भी बहुत सारी कम्युनिटी इस तरह से है।
तो यहाँ पर ये सारी कम्युनिटीज होती हैं, इन कम्युनिटीज के साथ बहुत बुरा बुरा होता था बच्चों, बहुत बुरा बुरा इन कम्युनिटीज के साथ होता था, राइट। साउथ अफ्रीका के अंदर ये कम्युनिटी जिसके लिए भारत के गांधी जी गए थे, ठीक है, और गांधी जी वहां पर लड़े थे, कल परसों गांधी जयंती थी, राइट। तो टर्म घिरमित इज मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, रेफरिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर दे माइग्रेटेड, राइट। तो घिरमितियास वर इंडियन इंडेंचर लेबर who left India in the mid of 19th century to work in the British colony. They want to work on the sugar plantation, tea gardens, etc. in the colonies, and many eventually settled there. Right? तो आप देखो ब्रिटिशर्स की स्लेवरी एबोलिशन एक्ट 1833, शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द शुगर केन रबर एंड अदर प्लांटेशन इन ब्रिटिश कॉलोनी। तो इसके लिए एक लेबर सिस्टम इन्होंने बनाया जिसके अंदर 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था और उनसे बहुत सारे हथेली में चांद दिखाए जाते थे, फॉल्स प्रॉमिस कराई जाती थी, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, और उनको बहुत सारी उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत हार्श वर्किंग कंडीशन हो जाती थी, लो वेजेस उनको दिया जाता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ करा जाता था। तो ऑलमोस्ट स्लेवरी सिस्टम तो खत्म हो गया था, पर एक बॉन्डेज लेबर जैसा सिस्टम यहाँ पर बना दिया था, उनको डेड बॉन्ड के अंदर ट्रैप कर लिया जाता था और लोग बाग लेबर के अंदर फंस जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली थी और उस कम्युनिटी को पूरी की पूरी कम्युनिटी इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर जो है दैट इज नोन एज गिरमितियास। गिरमितियास क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरिक कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी एंड टोटाराम संध्या, ठीक है, हाईलाइटेड दिस एरियर एक्सप्लॉयटेशन। देयर डिसेंडेंट अगर हम देखेंगे तो मॉरिशियस, फिजी, कैरेबियन कंट्रीज, नेशंस, इसके अंदर यहाँ पर अभी भी पाए जाते हैं लोग, राइट। गिरमितिया कम्युनिटीज अब ये काफी डेवलप हो गई है, बट इन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली गिरमितिया, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो इन सारे एरियाज के रीजन ऑफ वर्ल्ड के अंदर है। और सोर्स रीजन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोविंसेस ऑफ बिहार, की प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर से ये लोग आए। और नोट तमिल फ्रॉम द मद्रास, नेगापट्टम फ्रॉम एंड थोंडी वेंट टू द सेलोन, बर्मा एंड मलेशिया, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हैं। So this is all about today's class. I hope this is clear to everyone and you enjoy this class. Please share this video widely और लोगों को बताओ भाई एक तरह से 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ पर चल रही है, ठीक है, जिससे कि थोड़ा प्रमोट हो तो हम ऐसे और भी प्रोग्राम्स लाएं। बच्चों आप इतनी मेहनत को भी अगर शेयर नहीं करेंगे तो दैट इज नॉट राइट, है ना, मोरली वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग शेयर करें इसको 1.5 ईयर करंट अफेयर्स को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।